स्टडीज एसके में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में मुग़ल साम्राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के विषय में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को समझा था, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो शासक है वो है अकबर, जो कि हुमायूं का पुत्र है। तो यह जो शासक है अकबर, इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा के नज़रिए से मुग़ल साम्राज्य में अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है या अकबर के विषय में जो भी फैक्ट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अकबर के विषय में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को समझते हैं, जहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अकबर से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा है और परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण भी है। अकबर, इससे कई प्रश्न पूछे भी गए हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको हम छोटे छोटे डायग्राम में समझेंगे। तो पहला ये डायग्राम है अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो अकबर ने कब से कब तक शासन किया? तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अब इसमें जो भी फैक्ट है उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला फैक्ट है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। उस समय हम जानते हैं कि हुमायूं जो था वो बिलग्राम के युद्ध में पराजित हो गया था शेर खां द्वारा, और वह ईरान की ओर चला गया था। इधर उधर भटक रहा था, उसको रहने की कोई जगह नहीं थी, उचित व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि शासन उससे छिन चुका था। तो दिल्ली का वो शासन हार चुका था शेर खां द्वारा। तो इधर उधर वो भटक रहा था। तो उसी दौरान जो है अकबर का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542 में। तो उस समय शासक थे, एक शासक जो कि अमरकोट के शासक थे, राजा वीर साल। उन्होंने हुमायूं को अपने यहाँ रहने के शरण दिया, जहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। तो इसमें एक फैक्ट और है कि अकबर का जन्म राजा वीर साल के महल में हुआ था। वीर साल ये कहाँ के राजा थे? तो ये थे अमरकोट के राजा थे। तो इस तरह अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हुआ था। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अकबर का जन्म जो है वो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम से हुआ था। तो अकबर जो है हमीदा बानो बेगम का पुत्र है। तो अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हुआ था। और इसमें एक और फैक्ट है कि अकबर को जो है बचपन में जलाल नाम से पुकारा जाता था। तो अकबर का बचपन का नाम जो था वो जलाल था। तो यहाँ पर एक पॉइंट और हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा गया है कि अकबर का बचपन का नाम क्या है। तो अकबर को बचपन में जलाल, तो अकबर का बचपन का नाम जलाल था। तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था। तो इस तरह हम लोग अकबर के जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर समझ चुके हैं। अब अगला जो फैक्ट है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था।
तो 14 फरवरी 1556 में राज्याभिषेक हुआ। जैसा कि सरहिंद के युद्ध जो हुआ था 1555 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया था, तो उसके कुछ ही महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह जो है अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक होता है, और वो भी कहाँ पर किया जाएगा, तो कलानौर में इसका राज्याभिषेक होता है, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक होता है। तो अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कलानौर जो कि पंजाब में पड़ता है। तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। जब राज्याभिषेक हुआ अकबर का, उस समय उसकी उम्र बहुत ही कम थी, मुश्किल से 14-15 वर्ष का था वो। तो शासन चलाना उतना आसान नहीं था। तो जब उसको शासक बनाया गया तो उस समय उसका एक संरक्षक बनाया गया, जो कि उसके कार्यों को करेगा, देखेगा, क्योंकि उसके पास उतनी जो था समझ नहीं थी अकबर के पास, 14-15 वर्ष का उम्र था उसका। तो इसलिए इसका संरक्षक, जब 14 फरवरी 1556 में उसका राज्याभिषेक हुआ कलानौर पंजाब में, तो उस समय इसका संरक्षक बनाया गया बैरम खां को। तो उस समय संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। और यह संरक्षक के रूप में 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। तो इस तरह हम लोग राज्याभिषेक भी समझ गए, और इससे संबंधित एक दो और महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग समझ गए कि यहाँ पर इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, और इसका संरक्षक कौन था, उसके कार्यों की देखरेख कौन करता था। अब अगला जो फैक्ट है इसमें कि अकबर का शिक्षक कौन था, तो अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ था। तो अकबर का शिक्षक यहाँ पर अब्दुल लतीफ। उसके बाद अकबर के समकालीन संत कौन थे, अकबर के समकालीन मतलब उसके समय के जो संत कौन थे, शेख सलीम चिश्ती थे। तो अकबर के समकालीन संत शेख सलीम चिश्ती, ये पूछा गया है प्रश्न, ये कई बार पूछा गया है कि अकबर के समकालीन कौन से संत थे, तो शेख सलीम चिश्ती थे। फिर उसके बाद अकबर जो था उसका जैन धर्म से संबंधित जो विद्वान थे उनके साथ भी उसका संबंध था। तो कौन कौन से जैन विद्वान थे, तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जैन विद्वान हैं, एक तो हैं हरि विजय सूरी और दूसरे हैं जिन चंद्र सूरी। तो अकबर इन दो जैन विद्वानों के साथ जो है संपर्क में रहा, इन दो जैन विद्वानों के साथ उसका संपर्क था। और इसी क्रम में अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया था। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि अकबर द्वारा हरि विजय सूरी को कौन सी उपाधि दी गई है, तो जगत गुरु की उपाधि दी गई है। जिन चंद्र सूरी को कौन सी उपाधि दी गई है, तो युग प्रधान की उपाधि दी गई है। या प्रश्न इस तरह पूछे जाते हैं कि जगत गुरु की उपाधि किस जैन विद्वान को दी गई है, तो हरि विजय सूरी को दी गई है। तो इस तरह प्रश्न यहाँ पर बनाकर पूछे जाते हैं। उसके बाद
यहाँ पर इस डायग्राम का जो लास्ट पॉइंट है वो है मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ पर बना? जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका मकबरा कहाँ बनाया गया? तो सिकंदरा। ये सिकंदरा कहाँ पड़ता है? तो आगरा के पास एक स्थान है, आगरा के पास ये पड़ता है सिकंदरा। तो आगरा के समीप ही ये सिकंदरा पड़ता है। तो यहीं पे इसका मकबरा बनाया गया। तो अकबर का जो मकबरा सिकंदरा में बना था, तो इसको किसने बनाया? यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनाया गया था, तो किसके द्वारा? तो जहांगीर। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जहांगीर द्वारा सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया गया था। तो इस तरह अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इस डायग्राम में हम लोग समझे हैं। अब इसके बाद कुछ और फैक्ट के विषय में हम लोग समझेंगे। जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं, ये सभी से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो पूछा जाता है कि अकबर का राज कवि कौन था? राज कवि। इससे पहले जो था, राज दरबार में कवि होते थे, जो शासक जो होते थे उनको कविताएं सुनाते रहते थे और शासक प्रसन्न होकर उनको उपहार देते थे। तो उस समय जो शासक थे उनको कविताएं सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए अकबर के शासनकाल में भी राजकवि हुए। तो अकबर के समय में भी राजकवि, बहुत सारे राजकवि थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण राजकवि जो कि बार बार पूछा जाता है वो है फैजी। फैजी। तो अकबर के शासनकाल में उसके दरबार में राजकवि कौन थे? तो फैजी थे। उसके बाद एक और पॉइंट है, पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? संगीतकार कौन था? प्रसिद्ध संगीतकार तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? संगीतज्ञ कौन था? तो अकबर के समय संगीतज्ञ लगभग सभी लोग जानते भी हैं। तो उसके समय में संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन। तानसेन जो थे वो अकबर के समय प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो पूछा जाएगा, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजकवि, संगीतज्ञ हम लोग जान गए। उसके बाद चित्रकार। चित्रकार कौन कौन से थे? अकबर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे? तो अकबर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे? तो प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद, अब्दुल समद था प्रमुख चित्रकार, अब्दुल समद था। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अब्दुल समद जो ये प्रमुख चित्रकार था, इसको अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। इसको कौन सी उपाधि अकबर ने दी थी? तो सीरी कलम की उपाधि। तो अकबर द्वारा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। उसके बाद अगला जो चित्रकार है वो है दसवंत। दसवंत है, बसावन, ये सभी चित्रकार
इस तरह बहुत सारे चित्रकार थे। तो ये महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। उसके बाद एक और चाहेंगे तो चित्रकार हम लोग नोट कर सकते हैं, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी एक और महत्वपूर्ण ये चित्रकार हैं। इनको भी उपाधि अकबर ने दिया था। तो इनकी उपाधि थी जड़ी कलम की उपाधि। तो ये मुख्यतः जो चित्रकार हैं ये हमको मालूम रहने चाहिए, मुख्य चित्रकार हैं अकबर के शासनकाल के। तो अब्दुस समद सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार है जिसको अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी। उसके बाद दसवंत है, फिर उसके बाद बसावन है, और जो एक महत्वपूर्ण और चित्रकार है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, जिनको अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है उसको समझ लें, क्योंकि ये भी पूछा गया है। इस सभी जो भी पॉइंट बताए जाए सभी पूछे गए हैं परीक्षाओं में, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अकबर द्वारा एक धर्म चलाया गया था, अकबर द्वारा एक धर्म चलाया गया था जिसे कहते हैं दीन ए इलाही। दीन ए इलाही ये अकबर द्वारा एक धर्म चलाया गया था। तो ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि दीन ए इलाही जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये वास्तव में एक धर्म नहीं था, ये एक जो है नैतिक आचरण की एक जो है दस्तावेज थी, जिसमें बताया गया था कि लोगों को कैसे अपने आचरण करने चाहिए। तो इसलिए इसको धर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः जो है इस तरह धर्म कहा जाता है, सामान्य भाषा में इसको धर्म कहते हैं। तो दीन ए इलाही को शुरू किसने किया था, तो अकबर ने। तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला या इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, एकमात्र हिंदू बीरबल। तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला, अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल था। बीरबल के संबंध में भी एक प्रश्न बनता है कि बीरबल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो बीरबल को महेश दास के नाम से भी जाना जाता है। तो महेश दास किसका नाम है, तो बीरबल। तो बीरबल का एक और नाम था महेश दास। तो इस तरह इस डायग्राम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझ चुके हैं, जैसे राजकवि कौन है, संगीतज्ञ कौन है, कौन कौन से चित्रकार थे, दीन ए इलाही को किसने शुरू किया और इसको किस एकमात्र हिंदू ने स्वीकार किया था। इतने सब पॉइंट हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद एक और डायग्राम हम लोग अकबर के संबंध में देखेंगे और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं कि क्या कौन से पॉइंट है उसमें। तो इस डायग्राम में हम लोग पढ़ेंगे कि अकबर ने कौन कौन से कार्य किए हैं, उसने द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़ा गया है, स्थापत्य कौन कौन से उसने किए हैं अकबर ने, और अकबर ने कौन कौन सी मुद्राओं को जारी किया है। तो इस तरह बहुत सारे फैक्ट हैं जिसको हम लोग इस डायग्राम में समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना सब किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग को भी कम से कम ये तो करना ही चाहिए कि वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक जो भी आप लोगों का ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सभी पॉइंट को।
अकबर द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से अकबर ने किए थे। तो अकबर के कार्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य हैं जो अकबर द्वारा किए गए हैं। जैसे पहला इसमें कार्य है कि दास प्रथा का अंत कर दिया। उस समय जो दास प्रथा चल रही थी बहुत पहले से, उसको अकबर द्वारा अंत कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? तो 1562 ईस्वी में किया गया। उसका दूसरा कार्य क्या किया है अकबर ने? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। पहले क्या होता था कि कहीं भी तीर्थ यात्रा करनी होती थी उस समय टैक्स लगता था, तो उसको अकबर ने समाप्त कर दिया और उसको 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। उसका अगला जो उसका कार्य है वो जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर क्या है इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस सिर्फ इतना हम लोग समझ लें कि जजिया कर जो था वो हिंदू जो प्रजा थी उस पर लगाया जाता था, उनकी संपत्ति की रख रखाव पर जो है जजिया कर लगाया जाता था। तो जजिया कर की उसने समाप्ति कर दी 1564 ईस्वी में। अगला जो कार्य था वो फतेहपुर सीकरी की स्थापना, जो कि आगरा के निकट इसकी स्थापना की गई थी। फतेहपुर सीकरी कब किया गया था? तो 1571 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी, जो कि परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किस शासक के द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1571 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद अगला जो उसका कार्य है इबादत खाना की स्थापना किया था। तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था जो कि 1575 ईस्वी में। इबादत खाना क्या था? इबादत खाना एक प्रार्थना भवन था। उसमें हर एक धर्मों के लोग जो है प्रार्थना करने के लिए आते थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी हो, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, एकत्र होते थे प्रार्थना करने के लिए। तो इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर ने किया था। अगला जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है कि दीन ए इलाही, जो कि एक धर्म भी कहा जाता है, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किया था। तो इस तरह अकबर की ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो युद्ध से है कि अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो उसके समय के दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, तो उसको हम लोग दिल्ली जब सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो अकबर के समय हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। तो पहला तो प्रश्न इस पर यही बनेगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। उसके बाद अगला इस पर प्रश्न बनेगा कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तो अकबर था और एक जो शासक था वो हेमू था, जो कि दिल्ली सल्तनत पर, जो कि दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापना करना चाहता था, दिल्ली पर अपना कब्जा करना चाहता था। तो हेमू और अकबर के बीच जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद जो अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य? अकबर तथा राणा प्रताप के मध्य। तो अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर की तरफ से, अकबर स्वयं नहीं गया था उस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में स्वयं जो है लड़ाई में वो नहीं गया था। उसने अपनी तरफ से जो है मान सिंह और आसफ खां, इन दो सेनापतियों को भेजा था, जिन्होंने राणा प्रताप से युद्ध किया और राणा प्रताप जो है इस युद्ध में परास्त हो गए, उनकी हार हो गई। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जो है विजय हुई। उसी तरह पानीपत के द्वितीय युद्ध में भी अकबर हेमू को परास्त कर दिया और पानीपत के द्वितीय युद्ध में भी अकबर की विजय हो गई।
तो इस तरह अकबर से संबंधित ये दो महत्वपूर्ण युद्ध है जिससे बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट, स्थापत्य। कौन कौन सी स्थापत्य किया है, किसका कौन कौन से भवन का निर्माण किया है, कौन कौन सी जो है उसने स्थापत्य किया है। तो इसमें पहला स्थापत्य है आगरा का किला। आगरा का जो किला है जो कि आगरा में है, तो आगरा का जो किला बनाया गया है वो अकबर के द्वारा बनाया गया है। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनाया गया। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये बनता है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया है, तो अकबर के द्वारा। जहांगीर महल, जहांगीर किले बनाया था अकबर ने। इलाहाबाद का किला, ये भी इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा बनाया गया था। पंचमहल, पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में ये भी बनाया गया है, तो पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा किया गया है। तो पंचमहल ये भी जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब इस तरह जो है अगला पॉइंट है मुद्रा। अकबर ने कौन कौन सी मुद्रा जारी किया था, अपने समय में चलाया था। तो अकबर ने मोहर नामक सोने का सिक्का चलाया था, तो मोहर नामक सोने का सिक्का चलाया था। उसके बाद संसव एक सिक्का चलाया था, ये भी सोने का था, लेकिन बहुत बड़ी ये मुद्रा थी, सबसे बड़ी सोने की मुद्रा ये थी संसव। फिर उसके बाद एक और सिक्का चलाया था इलाही, जो कि सोने का गोलाकार सिक्का था, इलाही। तो सोने का गोलाकार सिक्का, यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि सोने का गोलाकार सिक्का कौन सा था, तो इलाही था। उसके बाद अगली जो मुद्रा है वो जलाली है। जलाली चांदी का सिक्का था। जलाली जो था वो कैसा सिक्का था, चांदी धातु का बना हुआ था। उसके बाद जीतल एक सिक्का चलाया था जो कि तांबे धातु का था। तो इस तरह ये कुछ मुद्राएं हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है मनसबदारी व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षा में, हर एक परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू की गई थी, तो मनसबदारी व्यवस्था जब अकबर ने गुजरात पर विजय किया, गुजरात पर विजय कर लिया था, उस समय मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता है, तो मनसबदारी व्यवस्था एक प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी। उस समय मुगल शासन के समय, मुगल प्रशासन में एक प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें केवल कुलीन वर्ग, जो सम्मानजनक लोग थे, जो सम्मानजनक धनी वर्ग के जो लोग थे, कुलीन वर्ग, उनको मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता था और उनको मनसबदार बनाया जाता था, जो कि प्रशासन व्यवस्था को देखते थे मुगल काल में। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने किस विजय के उपरांत शुरू की थी, तो गुजरात विजय के उपरांत। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद दहसाला बंदोबस्त, दहसाला बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो ये अकबर ने शुरू किया था। दहसाला बंदोबस्त का निर्माण किसने किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम नोट कर सकते हैं कि टोडर मल ने दहसाला बंदोबस्त को शुरू किया था अकबर के समय। तो टोडर मल ने ही दहसाला बंदोबस्त शुरू किया था अकबर के समय में। दहसाला बंदोबस्त में क्या होता है, तो जैसे कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के 10 वर्षों का उत्पादन का औसत निकाला जाता था। जैसे कोई क्षेत्र है उसमें आप उत्पादन किया जा रहा है फसल का, तो उसके 10 वर्षों का औसत निकालकर उस क्षेत्र के लोगों पर टैक्स लगाया जाता था, भू राजस्व आरोपित किया जाता था, लगाया जाता था। तो दहसाला बंदोबस्त एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी क्षेत्र के 10 वर्षों की उपज के उत्पादन का औसत निकालकर लोगों पर टैक्स लगाया जाता था। वहाँ के लोग जो किसान थे वो टैक्स देते थे। तो ये दहसाला बंदोबस्त थी। यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे एक नया पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें मुद्रा में जो है एक प्रश्न यहाँ पर बना था किसी परीक्षा में, यूपीएसएससी इस तरह परीक्षा है,
जो यूपीएससी, उसमें एक प्रश्न बना था कि किस शासक की मुद्रा पर राम और सिया लिखा हुआ है या राम और सिया के चित्र बने हुए हैं। तो एकमात्र शासक है अकबर जिसकी मुद्रा पर राम और सिया, मतलब राम और सीता की जो है चित्र बने हुए हैं, अंकन किया गया है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो नगाड़ा वाद्य यंत्र ये बजाता था। तो अकबर जो है नगाड़ा वाद्य यंत्र जो है इसको बजाना पसंद था, तो नगाड़ा वाद्य यंत्र ये बजाता था। उसके बाद और कुछ पॉइंट अगर चाहेंगे तो हम इसमें नोट कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट यह है कि अकबर जो था, अकबर, हाँ जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर नोट किया गया है, अकबर के समय फारसी अनुवादित पुस्तक, अकबर के समय कुछ पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ था, जैसे महाभारत, रामायण, ये दोनों का अनुवाद बदायूनी, जो उस समय कवि थे बदायूनी अकबर के समय, उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था महाभारत और रामायण का। महाभारत का अनुवाद उन्होंने किया था तो उसका नाम रखा था रजनामा उसका नाम रखा था। ये महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है कि महाभारत को फारसी में अनुवाद करके किस एक नाम से उसको प्रकाशित किया गया, मतलब उसको किस एक नाम से जाना जाता है जब फारसी में अनुवाद किया गया महाभारत का, तो वो रजनामा है। तो महाभारत को रजनामा के नाम से बदायूनी ने जो है फारसी में अनुवाद किया था। रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया, इसका कोई नाम नहीं उन्होंने रखा। राजतरंगिणी, इसका फारसी में अनुवाद फैजी जो कि राजकवि थे अकबर के, उन्होंने किया था। भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल ने किया था। तो इस तरह यहाँ पर जो भी अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी फैक्ट को बता दिया गया है। अगर इतना आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा परीक्षा में। तो आप लोग इतना अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए जो कुछ भी बताया जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर जो है हम लोग अकबर के विषय में जो कुछ भी था सभी पॉइंट हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग देखेंगे। तो इसके आगे का जो शासक है अकबर का पुत्र जहांगीर, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।